नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जी ये शब्द हम रोज सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है और क्यों इसे दुनिया भर में इतना पसंद किया जाता है? बिल्कुल। और देखिए, आज हम इसके लिए कक्षा 9 की जो राजनीति विज्ञान की किताब है, लोकतांत्रिक राजनीति 1, उसी को आधार बना रहे हैं। अच्छा। सुनने में शायद ये थोड़ा बेसिक लगे, पर अक्सर जो नींव होती है ना, उसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसकी जो मुख्य बातें हैं, फायदे हैं और हाँ, जो मुश्किलें हैं, उन पर गौर करेंगे। शुरुआत कहाँ से करें? वो अब्राहम लिंकन वाली बात बहुत मशहूर है, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा सरकार। जी हाँ। सुनने में ये बहुत बहुत सीधा और अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि असल में ये होता कैसे है, और ये शब्द डेमोक्रेसी ये आया कहाँ से? हाँ, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये ग्रीक भाषा से आया है। दो शब्द हैं, डेमोस यानी लोग और क्रेशिया यानी शासन। अच्छा, लोगों का शासन। हाँ बिल्कुल, लोगों का शासन। पर सिर्फ नाम से तो नहीं होता ना, इसकी कुछ कसौटियां हैं, कुछ शर्तें हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी कि जो बड़े फैसले होते हैं वो वही नेता लें जिन्हें लोगों ने खुद चुना है। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? कई बार तो हमने देखा है कि सत्ता पर कोई और ही काबिज हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में याद है 1999 में जनरल मुशर्रफ ने, हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो चुनी हुई सरकार को हटा दिया था और खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। तब तो फैसले लेने का हक चुने हुए लोगों के पास नहीं रहा ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो है पहली शर्त का उल्लंघन। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है चुनाव। चुनाव, हाँ। सिर्फ चुनाव होना ही काफी नहीं है, वो स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति हो कि जो पार्टी अभी पावर में है वो हार भी सकती है, एक रियल चांस होना चाहिए। हाँ, वरना वो चीन जैसा मामला हो जाएगा। वहां भी चुनाव होते हैं, पर लड़ कौन सकता है? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़ी छोटी पार्टियां। जी। तो असल में तो कोई विकल्प ही नहीं हुआ ना। या फिर मेक्सिको की कहानी ले लीजिए, वहां तो 2000 तक एक ही पार्टी थी, PRI, जो हर बार जीतती थी, कई बार गलत तरीकों से भी। बिल्कुल, धांधली, दबाव, ये सब। और फिर तीसरी कसौटी आती है, हर वयस्क नागरिक का जो वोट है उसका मूल्य बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। एग्जैक्टली। ये नहीं कि किसी का वोट ज्यादा पावरफुल हो और किसी का कम। पर इसमें भी तो दुनिया में गड़बड़ियां दिखने को मिली हैं। जैसे सऊदी अरब में महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने में कितना वक्त लग गया। हाँ, 2015 तक इंतजार करना पड़ा। और फीजी में, वहां तो जो मूल निवासी थे उनके वोट की कीमत भारतीय मूल के नागरिकों से ज्यादा थी। ये तो मतलब सीधी सीधी नाइंसाफी है। निश्चित रूप से। और चौथी, एक और बुनियादी शर्त है कि सरकार अपनी मर्जी से काम ना करे। मतलब कानून के दायरे में रहे और जो नागरिकों के अधिकार है उनका सम्मान करे। ऐसा नहीं कि चुनाव जीत गए तो अब कुछ भी कर सकते हैं, संविधान बदल दें, लोगों के अधिकार छीन लें। हाँ, जैसे जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की सरकार, वो लोकप्रिय जरूर थे, पर उन्होंने क्या किया? कई बार संविधान बदला, अपनी ताकत बढ़ाई, विपक्ष को दबाया, यहाँ तक कि कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना। सही कहा। तो ये दिखाता है कि सिर्फ चुनाव जीत लेना ही डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो चार बातें हैं, चुने हुए नेता फैसले लें, निष्पक्ष चुनाव हो, सबका वोट बराबर हो और सरकार कानून और अधिकारों का सम्मान करे, ये मिलकर लोकतंत्र का एक बेसिक ढांचा बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई शर्तें। अब सवाल ये है कि इन सब शर्तों के साथ भी लोकतंत्र ही क्यों इसे बेहतर माना जाता है? इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे आम तर्क ये है कि ये सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाती है। जवाबदेह कैसे? क्योंकि नेताओं को पता होता है कि अगर उन्होंने जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया तो अगले चुनाव में उन्हें हटाया जा सकता है। एक डर रहता है। हाँ, ये बात तो है, कुर्सी जाने का डर। बिल्कुल। दूसरा, समाज में जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, उनके बीच मतभेद होना तो स्वाभाविक है। लोकतंत्र इन मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक बेहतर, शांतिपूर्ण तरीका देता है। जैसे भारत को ही देख लीजिए, कितनी विविधताएं हैं यहाँ, अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां। लोकतंत्र एक तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। सही। और तीसरा, ये नागरिकों की गरिमा, उनकी डिग्निटी बढ़ाता है। वो कैसे? देखिए, जब वोट देने का अधिकार मिलता है तो चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसका वोट बराबर मायने रखता है। वो महसूस करता है कि शासन में उसकी भी एक भूमिका है, एक इज्जत मिलती है। ये बात भी ठीक है। और एक और पॉइंट है, माना कि लोकतंत्र में बहस होती है, चर्चा होती है,
तो फैसलों में वक्त लग सकता है। हाँ, ये तो एक शिकायत रहती है हमेशा। रहती है, लेकिन तर्क ये है कि जब इतने सारे लोग मिलकर सोचते हैं, बहस करते हैं, तो ज्यादा संभावना है कि जो फैसला होगा वो बेहतर होगा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से अच्छा। और अगर कोई गलती हो भी जाए तो लोकतंत्र में उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो 1958-61 का अकाल पड़ा था। हाँ, भारत और चीन वाला उदाहरण। भारत में तब लोकतंत्र था, मीडिया आजाद था, विपक्ष सवाल उठा सकता था, तो सरकार पर दबाव बना कि वो कुछ करे। जी। जबकि चीन में उस वक्त एक पार्टी का शासन था, आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि वहां तबाही कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये बहुत अहम उदाहरण है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोकतंत्र में सब कुछ बढ़िया ही है। इसकी भी तो कमियां हैं ना। बिल्कुल है, आलोचनाएं भी होती हैं। हाँ, जैसे एक बात कही जाती है कि नेता बदलते रहते हैं तो नीतियां भी बदलती रहती हैं। इससे अस्थिरता आती है। सही है। और कई बार फोकस सिर्फ राजनीति पर, सत्ता के खेल पर, जोड़ तोड़ पर रहता है। नैतिकता मतलब मोरालिटी वो कहीं पीछे छूट जाती है। और वो जो आपने कहा था कि बहस में वक्त लगता है, हाँ, उसी से जुड़ी आलोचना है कि फैसलों में बहुत देरी होती है। कई बार जरूरी काम अटके रह जाते हैं। एक और बात, क्या चुने हुए नेताओं को हमेशा पता होता है कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है? हो सकता है वो गलत फैसले ले लें। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। और फिर चुनावी प्रक्रिया को ही देखिए, कितनी खर्चीली होती है और उसमें भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आती रहती हैं। हाँ, वो तो है। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आम लोगों को शायद उतनी समझ ना हो कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत, तो उन पर इतने बड़े फैसले छोड़ना ठीक है क्या? देखिए, ये सारी आलोचनाएं अपनी जगह ठीक हैं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लोकतंत्र भी नहीं है। लेकिन जब हम लोकतंत्र को सिर्फ सरकार चलाने के तरीके से आगे बढ़कर देखते हैं ना, तो इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। मतलब कैसे? जैसे आजकल ज्यादातर देशों में क्या है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। हाँ। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये एक सिद्धांत भी है, एक प्रिंसिपल, जिसे आप किसी भी संगठन में, किसी क्लब में, यहाँ तक कि एक परिवार में भी लागू कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? इसका मूल विचार ये है कि जहां भी कोई सामूहिक फैसला लिया जाना है, वहां हर सदस्य को अपनी बात कहने का, उस प्रक्रिया में शामिल होने का बराबर मौका मिलना चाहिए। एक आइडियल, एक आदर्श लोकतंत्र वो होगा जहां कोई भी फैसला लेने से पहले उन सभी लोगों से सलाह ली जाए जो उस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो कितने भी कमजोर क्यों ना हो। तो मतलब लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना या सरकार चुनना भर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कहीं ज्यादा है। ये जवाबदेही से जुड़ा है, नागरिकों के सम्मान से जुड़ा है, और जो हमारे बीच मतभेद हैं उन्हें शांति से सुलझाने की कोशिश से जुड़ा है। सही कहा। इसमें कमियां हैं, जैसे अस्थिरता हो सकती है, देरी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये दूसरी शासन प्रणालियों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार पर एक तरह का अंकुश रखता है। बिल्कुल। तो आज हमने लोकतंत्र की बुनियादी बातों को समझा, उसकी विशेषताओं, उसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों को देखा। जी। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ समय समय पर चुनाव करा लेना ही काफी है? या फिर इसका असली सार इस बात में है कि जो आम नागरिक है वो उन फैसलों में कितनी असरदार भूमिका निभा पाता है जो उसकी अपनी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ये एक अहम सवाल है।